Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator. Today students, we are going to discuss most important questions of our chapter number 7 of Indian economic development, जहाँ पे हमने सीखा environment और sustainable development के बारे में, जिसके बारे में बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी ना एनसीईआरटी सोल्यूशन जब हमने करे थे तो 19 क्वेश्चंस करे थे और 19 क्वेश्चंस बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाए थे। तो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई, तो जो कुछ चीज़ें मुझे लगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो मिस कर देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी लगता है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस को मैं इधर लेके आई हूँ। तो हो सकता है इतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज बहुत डिटेल में चीज़ों को ऑलरेडी एनसीईआरटी सोल्यूशंस में हम कर चुके हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस, जो मुझे लगते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टार्ट कर दें आज की क्लास। चलो फटाक से शुरू करते हैं, फटाक से फिर खत्म भी कर देंगे। पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी इसी पे डिफाइन होती है कि व्हाट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। सो डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, इसके बारे में मैंने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया, असर्शन रीजन में भी डिस्कस किया, एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया, बिकॉज जो ये टर्म है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी किसकी, एनवायरनमेंट की। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसमें दो सिनेरियोस हमारे पास आते हैं, यूजली लोग इसको 1 कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो एक चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है भाई, बेसिकली अगर आपको मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं कि इन्वायरमेंट कितना झेल सकता है, कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हम सभी को पता है, एज ह्यूमन बीइंग्स हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसे हो रहे हैं हमें पता है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है। हम कब बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस आना शुरू हो गए, जब कैरिंग कैपेसिटी को हमने एक्सीड कर दिया हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स? पहला होता है हमारे पास कि जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एक बार कंपेयर जरूर कर लेना कि उस गुड्स एंड सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में कितना टाइम लगता है, कि जो आप यूज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हमें किससे कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, उसके रीजनरेशन से, उसकी रीजनरेशन से। क्लियर? ओके, so let's see. So carrying capacity of environment refers to the state of balance between the rate at which resources are exploited and the rate of which these are regenerated. तो आप कितना इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो और कितना रीजनरेट होने में टाइम लग रहा है, दोनों को आपको देखना है कि कितना आपने यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया। बेसिकली यूज़ तो हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। एक्सप्लॉइटेड वर्सेस किससे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, उसके रीजनरेशन से। क्लियर? समझे इस चीज को। एंड इसके अलावा एक और चीज होती है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करी है, दोनों क्वालिटीज को मिला देंगे तो कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। दो कैटेगरीज होती हैं, दो सिचुएशंस होती हैं, उन दोनों को हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो होता है कैरिंग कैपेसिटी, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, उसी में इंक्लूडेड रहता है हमारे पास एक और चीज, दैट इज योर ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी, मतलब कितना ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब होता है भाई कितना आप झेल सकते हो, राइट। तो एक हमारे पास क्या हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी, उसी का दूसरा एक और हमारे पास आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करोगे, हाउ यू विल मैनेज द वेस्ट। जो इतना ज़्यादा जनरेट कर रहा है उसको कैसे मैनेज करोगे, बिकॉज इतना ज़्यादा हमारे पास झेलने की कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज अ कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विच रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू ऑब्जॉर्व वेस्ट अकरिंग ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। अब देखो, पहले क्या होता था ना, इनिशियली पास्ट की जब हम लोग बात करते हैं, लोग इतना ज़्यादा कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं करते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। जब से मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आया है, उसकी वजह से लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब कंजम्पशन और डिमांड और हर एक चीज़ बढ़ रही है, प्रोडक्शन ही बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें,
पहले इतना होता नहीं था तो जल्दी हैंडल हो जाता था, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो कौन सी कैपेसिटी में आता है कि कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को बताइए। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्या इतनी क्लैरिटी आ गई हम सभी में? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आई थिंक लैंड डिग्रेडेशन के बारे में ऑलरेडी पहले भी हमने बहुत डिस्कस किया है। लैंड का डिग्रेड होना मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो क्वालिटी है, उसमें कमी आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई। क्लियर? सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो किस में आएगा? पहले पास हमारे पास आ रहा है फर्टिलिटी, क्वालिटी which occurs due to inappropriate land use और land management। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इसमें आ सकता है हमारे पास सॉइल इरोजन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग आ सकता है, डिफॉरेस्टेशन आएगा, साथ में इसमें आ सकता है यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स। एग्रो केमिकल्स मतलब यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल बेस्ड रहते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन के बारे में हमने पढ़ा कि ओजोन लेयर हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को। किससे प्रोटेक्ट करेगा? अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो रहती हैं, जिसको यूवी रेज हम बोलते हैं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको हार्म करती हैं, और स्पेशली हम बात करें स्किन कैंसर भी कॉज करती हैं यूवी रेज। तो अभी क्या हो गया है, ओजोन लेयर जो है हमारा, धीरे धीरे वो लेयर कम होता जा रहा है। अगर वो लेयर कम होता चला गया तो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएंगे और वो एक तरीके से हार्म करेंगे हमें, जो हम नहीं चाहते। अब उसको प्रोटेक्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ओजोन डिप्लीशन धीरे धीरे कम होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोन डिप्लीशन? डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना। तो इसका मतलब क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन रिफर्स टू रिडक्शन इन द ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर, जो हमारे पास जो प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे अर्थ को, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। दिस अकर्स ओइंग टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स, या आप बोल सकते हो CFCs। क्लियर? अगर ये लोग ज़्यादा रहेंगे, कंपाउंड ज़्यादा रहेंगे अर्थ पे, तो क्या होगा, इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होने लगेगा। जो हमारे पास एयर कंडीशनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं, इनसे जो गैसेस निकलती हैं, वो एक तरीके से बहुत ओजोन डिप्लीशन में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? जल्दी बताएंगे सभी मुझे। होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस, right? So what is the meaning of ozone depletion? Basically reduction in the protective layer of the earth which protects the earth from the UV rays. ठीक है? Question number 5, what is sustainable development? जल्दी बताएं, it is a very simple question. इसी के ऊपर पूरा चैप्टर निर्भर है हमारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ। तो ऐसी ग्रोथ जो लॉन्गर ड्यूरेशन की है, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, यानी फ्यूचर के लिए भी अच्छी है, और साथ ही में प्रेजेंट कोई भी नीड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो डेवलपमेंट ऐसा करना है जो प्रेजेंट की नीड्स को भी एक तरीके से फुलफिल करे और साथ ही में फ्यूचर नीड्स को हैम्पर ना करे। वो किस में आता है मेरे पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। क्या इतना मुझे समझ आया सभी को? मुझे जल्दी से बताइए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द लॉन्ग पीरियड इंक्रीज इन जीडीपी विदाउट रिडक्शन एंड विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को दोनों को साथ में लेके चलना है, वो होता है मेरे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या इस तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे? टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझे इस चीज को कि नहीं समझे? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायो कंपोस्टिंग। चलो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को आता होगा वैसे क्वेश्चन, लेकिन हम तो कॉमर्स वाले, हम तो भूल गए। लेकिन 10th में नहीं पढ़ा क्या? 10th में तो पढ़ा होगा। व्हाट इज बायो कंपोस्टिंग स्टूडेंट्स? हमने बात करी थी एक कैपेसिटी की, यहाँ पे बात करी है सेकेंड क्वेश्चन में कि अर्थ में जितना भी वेस्ट हो रहा है उसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। बायो कंपोस्टिंग क्या होता है? क्या इसका यूटिलाइजेशन है? क्या हम चाहते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो एग्रो केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं उसकी जगह आप लोग मैन्योर वगैरह यूज करो जो आपका इको फ्रेंडली हो। इससे क्या होगा? कम हमारा नुकसान होगा, राइट? सो जैसे कि आपको पता है, बायो कंपोस्टिंग refers to the process of reusing the compost made from the organic waste of the different types. As a result of this process, earthworms can convert organic matter into compost faster than the normal composting process, and this process is known being widely used. तो आपको पता है कि भी earthworms जो होते हैं ये आपके बेसिकली ना सॉइल को प्यूरिफाई करने की ताकत रखते हैं। कौन से? अर्थवर्म्स। तो याद रखना, बायो कंपोस्टिंग का मतलब ये है कि नेचुरल तरीके से आप चाहते हो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको यूटिलाइज करके आप चाहते हो कि आपकी लैंड की जो क्वालिटी इंप्रूव हो, सॉइल आपका अच्छा हो। तो इससे क्या होगा? आपका बेसिकली एक तरीके से प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझे कि नहीं समझे? गॉट इट स्टूडेंट्स? बायो कंपोस्टिंग का कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में? इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। आपको पता है हमारी मम्मियाँ वगैरह है ना, दोज हु आर इनटू गार्डनिंग और समथिंग, चाय पत्ती बचती है उसको जाके गमले में डाल देती हैं, जो फ्रूट्स और वगैरह की पत्तियाँ वगैरह बचती हैं उसको एक डब्बे में इकट्ठा करके रखती हैं, सनलाइट में रख देंगी, उसके बाद उसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे ताकि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाए। ये सारे तरीके क्या है? नेचुरल तरीके से सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करके उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, रिसेंटली इंडियंस हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एंड कॉज्ड लार्ज स्केल डैमेज टू एनवायरनमेंट। Explain how adopting the traditional practices can be helpful in achieving the objective of sustainable development. Tell me. This is a very good question. I like this question. तो ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं सीबीएसई में, तो प्लीज इसको ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। Recently, Indians have drifted away from the traditional knowledge and practices and caused large scale damage to environment. तो आपको पता है भाई, आज भी हमारे यहाँ बिल्कुल हम लोग तुलसी मैया रखते ही हैं, है ना? अपने बालकनी में हर जगह तुलसी जी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं जिनके बिल्कुल पूजा करते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, हर एक रिलीजन की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ हिंदूज़ की नहीं, सारे रिलीजन की मैंने देखा है ये चीज़ कि वो लोग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्टिव रखते थे। जो नेचर है उसको भी पूजा जाता था, नेचर को भी बिल्कुल देवता समान, बिल्कुल उसकी हम लोग बोलते हैं ना, दिस अर्थ इज़ अ मदर। तो उसका इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन रखते थे, ध्यान रखते थे, केयर करते थे, और हम प्रे करते थे कि इस साल भाई अच्छी हमारी फसल होनी चाहिए। आज भी गांव में ये चीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती क्यों थी? ये बताती थी कि इंपॉर्टेंस, अगर ये सब चीज़ें अच्छी तभी हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी है। आज के टाइम पे आप कैसी हवा एक तरीके से इनहेल कर रहे हो, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, जो आप खाना खा रहे हो उसमें भरा हुआ है पेस्टिसाइड्स वगैरह से, तो अब हमें कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल हम लोग खा तो रहे हैं बहुत हेल्दी समझ के, लेकिन कितना ही हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं हम सभी को पता है। वहीं पे पहले के टाइम पे हम इन्हीं सारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा पूछते थे, एक तरीके से थैंक यू बोलते थे नेचर को कि आपने हमें इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट करी हैं। लेकिन अब तो पूरा सिनेरियो बदल गया है, ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम वेरी इविल, है ना? तो हमें समझना है कि पहले के टाइम पे चीज़ें बेटर तरीके से होती थी और आज के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी डैमेज कर रहा है। हम क्या हो गए? थ्रिफ्ट हो गए। थ्रिफ्ट अवे का मतलब होता है एक तरह से आप दूर चले गए हो। हमें लगता है ये तो बहुत दखनिया सी बातें हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हाँ, मॉडर्नाइजेशन होता है कि हमें वक्त के साथ अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज़ को, इन सबको चेंज करना पड़ता है। लेकिन आप जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी लेके चल सकते हो आगे।
राइट तो हमें ये जानना है स्टूडेंट्स कि कैसे अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि पहले भी तो खेती बाड़ी होती थी, जितना हम लोग आज फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उतना हम पहले यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी होती थी, है ना। पहले भी तो इधर से उधर लोग जाते थे। तो यहाँ पे जितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? सोचिए इस बारे में ज़रा, राइट, थिंक ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जो हम इंडियंस हैं स्पेशली, हम लोग बहुत ड्रिफ्ट हो गए हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से। हमें वेस्टर्न कल्चर बहुत पसंद आता है, लेकिन आपने अगर देखा होगा इंडियन कल्चर में हर एक चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि क्यों आपकी हेल्थ के लिए वो चीज़ अच्छी है। हम क्यों करते हैं नमस्ते, हम क्यों हेलो नहीं करते, हम हमेशा नमस्ते करते हैं। हम क्यों बड़ों के ऐसे पैर छूते हैं, बड़ों के ही क्यों छूते, छोटे बच्चों के तो नहीं छूते, बिकॉज हमें पता है बड़े तो छू नहीं पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि जितना मुझे लगता है ना, मेरी समझ के अकॉर्डिंग, कि जब जो यंग हैं, जो यंग लोग हैं, जो ऐसे पैर छूने के लिए झुकते हैं, भाई उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं, एक साइंटिफिक रीज़न भी था, एक उसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ साथ साइंटिफिक रीज़न भी था। लेकिन क्या हो गया, लोगों ने उसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरह ही चालू रखा, साइंटिफिक रीज़न को ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया। तो आने वाली जनरेशन्स को उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन्स नहीं पता, तो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, है ना। तो ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसी हैं जिनको हम आगे जाकर लाइफ में कंटिन्यू करना चाहिए। सो इट इज़ ट्रू दैट रिसेंटली वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द traditional knowledge and practices and have caused large scale damage to the environment. For example, traditional farm practices relied on the use of organic manures and we now have shifted to the chemical fertilizers. अब क्या हो रहा है, हम वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो घूम के वापस हम वहीं जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ आया आपको? आई थिंक आई हैव गिवन इनफ एग्जांपल्स फॉर दिस आंसर। आप अपने मन से और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही वाला एग्जाम्पल लिखना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू राइट। समझे कि नहीं समझे? So it has led to an extensive use of water as well as pollution of water. No doubt we have raised productivity, but we should not forget there has been a serious damage to the environment in terms of depletion of water table and pollution of water. तो of course बिल्कुल इंप्रूवमेंट हुआ है, प्रोडक्टिविटी मेरी कितनी लार्ज स्केल पे हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ और हम ये बोल सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को इतने अच्छे से वेलकम किया है अपने लाइफ में, उसने कहीं ना कहीं हमारे वाटर पोल्यूशन में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सॉइल इरोजन में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और सॉइल की क्वालिटी भी खराब हुई है। बिकॉज जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ये तो फ्लो होकर दूसरे वाटर बॉडीज में ही मिल जाते हैं, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी तो एक तरीके से कंटामिनेट हो रहा है, वो भी तो एक तरीके से खराब हो रहा है। प्लस जो खाना जिस पे पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला जा रहा है उसी को हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी हालत खराब हो रही है। तो एट द एंड हर तरीके से हम लोग को नुकसान हो रहा है यहाँ पे, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे सभी। If the rate of resources extraction exceeds the rate of regeneration, it leads to the reduction in the carrying capacity of the environment. Discuss the rationale of the given statement with the valid reasons. तो यहाँ पे एक तरीके से कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि कितना रीजनरेशन में टाइम लग रहा है। आपको दोनों को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि भाई इतने अच्छे से मैं यूटिलाइजेशन तो कर रही हूँ रिसोर्सेज का, लेकिन आप ये देखिए कि उसको रीजनरेशन में कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, आप सभी को पता है इसको रीजनरेट होने में कितने मिलियन ईयर्स लगते हैं, और आप उसको यूटिलाइज ऐसे करो जैसे कि आज यूटिलाइज किया और कल ही बन जाएगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जितना आप यूटिलाइज कर रहे हो क्या उतना नेसेसरी है, क्या उसका रीजनरेशन में कितना कंपैरिजन है, कितना टाइम लगेगा रीजनरेशन होने में, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसके रीजंस को डिस्कस करना है। So the environment is able to perform its function uninterrupted so long as the demand for these functions is within the carrying capacity of the environment. तो जब तक कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है सब चीज़ें ढंग से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले चीज़ें नहीं होती थी, पहले भी तो खेती बाड़ी होती थी, हर एक चीज़ होता था, पहले भी तो हम लोग लकड़ी को काटते थे, हर एक चीज़ उस पर बेसिस पे ही होती थी, एनवायरनमेंट से ही चीज़ें लेके सारी चीज़ें करते थे। लेकिन क्या था, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी तो जो डिमांड थी वो कम थी और सप्लाई हमारे पास ज़्यादा था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, सप्लाई मेरे पास कम हो गया है और ह्यूमंस की डिमांड हो गई है अनलिमिटेड। तो क्या हो रहा है, हर एक चीज़ कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा रही है, राइट। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड दिस मीन्स दैट द रिसोर्स आर नॉट एक्सट्रैक्टेड
और नॉट एक्सट्रैक्टेड बियॉन्ड द रेट ऑफ देयर रीजनरेशन। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये ना हो, लेकिन हो रहा है। रीजनरेशन जितना जल्दी नहीं होता उससे जल्दी स्पीड में तो हम चीज़ों को खत्म कर रहे हैं, राइट। सो इफ देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, the environment fails to replenish itself and it will lead to the environmental crisis। जब जब कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग वॉल्यूट करेंगे, it will lead to environmental crisis। आपको ये मान के चलना है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या इतना मुझे समझ आया? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे कि नहीं समझे? तो जब जब हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड होगी तो हमारा क्या होगा? एनवायरमेंट डिसबैलेंस आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे सभी। स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेकअप कॉल टू सेव एनवायरमेंट। Population explosion is the principal cause of environmental crisis. Sustainable development requires that resources are rationally used, keeping in mind the needs and the means of future generation. तो मेरे पास ये 3 आपको ऑप्शंस गिवन है। आपको फिगर आउट करना है स्टूडेंट्स कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और साथ में अपने रीजंस भी आपको बताने हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सबसे पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे सभी कि आपके क्या आंसर्स हैं। क्लियर? समझ रहे हैं सब इस चीज को? आई थिंक दी 3 क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट्स बहुत इजी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन के बारे में अभी से पढ़ ही रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर ही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? टेल मी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये तीनों स्टेटमेंट्स मैंने जैसे अभी आपको बताया बहुत सिंपल है। बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो तो आप इसके बारे में क्या समझते हो, वेदर इट्स ट्रू वेदर इट्स फॉल्स, एंड यू हैव टू गिव अ वैलिड रीजन एज वेल। तो पहला क्या हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेकअप कॉल। क्या हमारे लिए वेकअप कॉल है कि वी नीड टू सेव द एनवायरनमेंट? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रू कि ग्लोबल वार्मिंग हमें ये समझना है कि एक तरीके से हमें वार्निंग है। किस चीज़ की वार्निंग है? कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे हो, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, हाउ द पीपल आर डूइंग थिंग्स, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो जिस तरीके से हार्म कर रही हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट समथिंग इज नॉट राइट। So this is a warning signal for all of us, right? So global warming is a wake-up call to save environment because it causes consistent increase in the global temperature, leading to loss of biotic and abiotic components of environment. राइट, so of course we all know ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या रहता है? जब अर्थ का सरफेस जो रहता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर वाला जो पूरा एक लेयर है, वो बहुत ही ज़्यादा वार्म होने लगता है, हीट अप होने लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। उसका साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? आपको अलग दिखेगा क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द रीजंस फॉर इट। बहुत सारे आप ये देख सकते हो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह जिनको इस क्लाइमेट पर रहने की आदत नहीं है, तो ऑफकोर्स सो मेनी थिंग्स आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, राइट। तो उसका पहला रीज़न हमारा ये हो जाएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? पक्का? आगे बढ़े अब? चलो नेक्स्ट स्टूडेंट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑफकोर्स पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हमारे पास होगी तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा डिमांड होगी तो सप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड उतना सप्लाई करने के लिए विल हैव टू डू अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज वेल। एंड अगर हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड एंड हम ये बोल सकते हैं इरेशनली यूटिलाइज विदाउट केयरिंग फॉर द सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो ऑफकोर्स हम ये जानते हैं पॉपुलेशन तो हर एक चीज़ का मेजर कंसर्न है ही आज के टाइम पे। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, सबसे पहला कॉज उसमें आपको ये दिख ही जाएगा कि पॉपुलेशन इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। Next we have sustainable development requires that resources are rationally used, keeping in mind the needs and the means of future generation. तो of course sustainable development आज के टाइम का नीड है। हम उसमें यही कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि प्रेजेंट जनरेशन को कुछ नहीं करना चाहिए, बट व्हाट वी मीन टू से इज़ कि आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आप अभी सोच रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आप एक्सप्लॉइट तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो डेवलपमेंट विच make sure that the present and the future needs are balanced, that is a sustainable development. So definitely students ये भी हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा that true sustainable development is that process which fulfills the need of the present generation without reducing the ability of the future generations to fulfill their needs. Clear? All of you please take a screenshot of this one fast.
समझे इस चीज को? पक्का? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन और अमंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी हम बात करते हैं तीनों पॉइंट्स की ना, इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरचेंज करके यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोल देते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी बताया कि जब भी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से हमें देखना है कि फ्यूचर की जनरेशन्स जो हमारे उनकी जो नीड्स रहेंगी उनकी भी नीड्स फुलफिल हों और प्रेजेंट जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कॉजेस, है ना। हम नहीं चाहते कि इन्वायरमेंट को कोई भी दिक्कत हो। दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जब हम इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलप कर रहे हैं, एंड उसका डेवलपमेंट का जो रिजल्ट आता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, वो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। सो ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इन तीनों के ही मतलब अलग अलग हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ अगर हम किसी की बात करें, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, सो टेक टाइम्स, है ना, टेक टाइम्स। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो हमें टाइम लग रहा है इस चीज़ में, टेक्स टाइम, राइट। बिकॉज ये वाली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ के बारे में अगर हम बताएं, हम धीरे धीरे अपने बारे में सीखते हैं कि यार मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो कैसे कंट्रोल करें, है ना, मुझे एंजाइटी ज़्यादा होती है तो कैसे कंट्रोल करें, मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं, ये खूबियाँ, ये चीज़ें थोड़ी मेरे बारे में ख़राब हैं। तो पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, जब आप चीज़ों को एक तरीके से समझते हो, उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के इंप्रूव करने की कोशिश करते हो कंटिन्यूस बेसिस पे, दैट इज योर ग्रोथ। तो सिमिलरली ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एकदम से आपको उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, इट टेक्स टाइम, राइट। सो इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज जनरली यूज्ड विद रेफरेंस टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, बिकॉज उन्हीं की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम चाहते हैं ये भी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे दैट वी वांट पीपल टू डेवलप, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग टू डेवलप इन इकोनॉमी। वो किस में आता है मेरे पास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो इट रिफर्स टू द इंक्रीज in the real per capita income along with the equitable distribution of the present generation. It is generally used in the context of the underdeveloped economies. जैसे आप सभी को पता है कि we are focusing more right now on economic development plus on economic growth. दोनों ही हमारे मेजर कंसर्न्स हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, दैट इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम अलॉन्ग विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। दोनों जनरेशंस के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। दोनों को ज़रूरत है। ऐसा हम नहीं बोल सकते भाई यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना अर्थ की, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ में जो भी चीज़ें हो रही है तो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर यूएसए अपने एनवायरमेंटल क्राइसिस के टारगेट को पूरा कर लेता है या इंडिया अपने टारगेट्स को पूरा कर लेता है तो काम बन जाएगा। ये एक टीम एफर्ट है, हर एक कंट्री को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल हमें थोड़ा रिडक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ एक कंट्री के सक्सेसफुल होने से कुछ काम नहीं चलेगा। सो दैट इज़ वाई ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी कंट्री हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सबको फॉलो करना है। इट डजेंट मैटर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? क्लियर? तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, जैसे कि हमारी जो इंडिया है ना, इंडिया हमारी कंट्री है, वी आर टोटली फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ की। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करे प्लस डेवलप भी करे, लेकिन डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोनों को ही साथ में लेके चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एक को भी पीछे छोड़ दिया तो हमारा काम तो नहीं बनेगा। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, ये तीनों जो डेफिनेशंस आपको गिवन है यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं सिर्फ पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की बात कर रही हूँ तो मेरा किस पे आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। लेकिन मैं पर कैपिटा इनकम के साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रेजेंट जनरेशन में, तो मेरा डेवलपमेंट वाले केस में आ रहा है। याद रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए करते हैं, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज फॉर द डेवलप्ड नेशंस। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, देन बोथ द नेशंस आर टेकन इनटू कंसर्न, चाहे वो हमारा अंडर डेवलप्ड हो या हमारा डेवलप्ड हो। कितनी बात हमें समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है, इस वाले पार्ट का बहुत अच्छे से आप सभी को ध्यान रखना है। ये वाला जो टर्म है बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। समझे इस चीज़ को कि नहीं समझे? गॉट इट स्टूडेंट्स? टेक अ स्क्रीनशॉट।
डन, ओके। सो एज यू कैन सी, पहला हमारे पास वो उसका मीनिंग के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, इट इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम यहाँ पे बात करें कौन कितना अर्न कर रहा है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूशन वाली किस में बात होती है, डेवलपमेंट में। इट डज नॉट इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, इक्विटी बेसिस पे, जो जितना डिजर्व करता है उसके बेसिस पे, इक्वालिटी बेसिस पे नहीं है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, इट डज नॉट इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते, लेकिन ये इग्नोर करता है क्योंकि उनका तो सिर्फ ग्रोथ एक पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इट इग्नोर्स प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ को ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो आप एक्सप्लॉइट करके भी तैयार हो कि बस आपको चाहिए कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, आपकी इकोनॉमी नंबर 1 होनी चाहिए, यही आपका एक मेजर कंसर्न रहता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो तो कहीं ना कहीं प्लेस नो स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये भी हमारा एक तरीके से नहीं है। लेकिन जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि इन दोनों के साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी लेके चले। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये स्पेशल एम्फेसिस प्ले करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। तो देखो डिफरेंस क्या है, जहाँ पे मैं ग्रोथ की बात करूँ वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा इग्नोर ही कर देते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि स्पेशली कोई बात हो रही है किसी इन्वायरमेंटल चीज़ पे, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत कंसर्न है, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरा ही उसको निग्लेक्ट कर दिया गया। वेयरएज व्हेन यू टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे हर एक चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया है, एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन को। कितनी बात हमें समझ आई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को कितना आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसके बारे में कोई हो ही नहीं रही है, अकाउंटिंग मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। यहाँ पे भी ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि उनका मेन फोकस ये रहता है कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है और आप उसको कितना सेव कर पा रहे हो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है द लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द स्ट्रक्चरल, टेक्निकल एंड द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इट लेज स्पेशल स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चरल, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं ग्रोथ की, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन हो तो आपका मेन कंसर्न ये नहीं रहता कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, आपका मेजर कंसर्न कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें बेटर इकोनॉमी को बनाना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं जो सबको निभानी चाहिए। किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा कोई स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटली कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंसिडरेशन है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, we clearly mention it that we are looking for economic growth plus development with sustainable development, right? So economic growth with sustainable development is the goal of your sustainable goals. क्लियर। तो इसमें क्या लिखा रहता है कि हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और उसका बेमतलब में फालतू में ओवर यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्लियर। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आई एक्सप्लेन दिस नाइसली। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। क्लियर, गॉट इट? आई थिंक दिस इज वेरी इजी। कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई हेल्प यू। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई? पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स? सब क्लियरली आगे बढ़े? चलो, तो भाई यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे मैं अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखो ये बात मुझे बार बार दोहराना पसंद ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा ना बताना मुझे पड़ेगा, बिकॉज यू टेंड टू टेक एनसीईआरटी सो लाइटली कि एनसीईआरटी में क्या ही है। याद रखना कि एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी, एनसीईआरटी का किस तरीके से फ्रेमिंग होता है, उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली वेन यू आर इन बोर्ड क्लास। 11th में 9th में चल जाता है, लेकिन जो 10th हो गया और 12th हो गया, ये दोनों क्लासेस ऐसी बोर्ड वाली हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके कहाँ से उठाए जाते हैं, एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। देखो हम लोग ना
यूजली 11th में 12th में डिफरेंट रिफ्रेशर्स को इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज क्या एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स गिवन रहती है एंड एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लियरली समझ नहीं आती, सो दैट इज़ वाई डिफरेंट रिफ्रेशर्स वगैरह को फॉलो किया जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन रहती है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग एग्जामिनेशंस ना, वी कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी, राइट। सो दैट इज वाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हर एक चैप्टर के बाद बहुत ज़्यादा मैंडेटरी करे गए हैं ताकि आप एटलीस्ट उनको गो थ्रू करो, बिकॉज क्लियरली आई नो दैट हार्डली एनी स्कूल इज देयर जो एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज तो फिर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी के लिए आप डिफरेंट ऑथर्स, उनकी बुक आपके पास चलती है, सो आई गेट इट। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देखोगे जो लैंग्वेज और पूछने का तरीका है सीबीएसई का, काफ़ी इससे सिमिलर है। क्या होता है, हम रिफ्रेशर से पढ़ के चले जाते हैं आराम से पढ़ के, एंड वहाँ पे हम लोग चीज़ें डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम सॉल्व नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर हु सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अदरवाइज वो उससे सिर्फ कंटेंट पढ़ते हैं, राइट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक क्वेश्चंस को, आप में कोई भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ना एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी पेपर देने की। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशंस नाउ, सो यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल लो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं हम सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस, अगर उसमें बात करें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हमारे चलते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि इंग्लिश मीडियम है हमारा, तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। हिंदी मीडियम चैनल पे भी डिफरेंट बोर्ड्स को फॉलो किया जाता है इस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, एंड वहाँ पे भी आपको पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही मिस नहीं करना इन सारी चीज़ों को, तो बिल्कुल भी। एंड यूट्यूब के अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। और इसी तरीके से लगातार आपको मेरे साथ बने रहना स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप रिवाइजिंग।